कहानी की शुरुआत में हम इस वर्ल्ड की लैब्रिंथ सिटी को देखते हैं। लैब्रिंथ सिटी काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर लोग फ्री फायर खेलने के लिए देश विदेश से आते हैं। यहाँ पर लोग सिर्फ एक ही बात को बोलते हैं और यहाँ पर फ्री फायर के टूर्नामेंट हर 2 दिन के बाद होते हैं। यहाँ पर लोग एडवेंचरर बनने के लिए भी आते हैं। उसके बाद हमें सीरीज के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम कि निक स्टार है, पर इससे तो एक भी हेडशॉट नहीं लगता। वो एक स्वॉर्ड्समैन है और एक बहुत ही पॉपुलर गिल्ड मास्टर ऑफ वॉर्स का एक मेंबर भी है। मास्टर ऑफ वॉर गिल्ड पूरे के पूरे किंगडम में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर सबसे तगड़े तगड़े लोग आते हैं। निक की लाइफ इस समय अपनी पीक फॉर्म में है और निक भी अपनी प्राइम फॉर्म में है क्योंकि उसके पास बंदी है और वो सभी कुछ है जो कि एक नल्ले बेरोजगार आदमी को चाहिए होता है। उसके पास इस वक्त नौकरी और छोकरी दोनों ही है। उसकी लाइफ तो इस वक्त मजे से आराम से कट रही थी, पर एक दिन ये सब कुछ बदल जाता है जबकि निक का मास्टर आर्गस उसे बुलाता है और बोलता है कि तुम काफी ज्यादा घटिया से आदमी हो और तुम्हें तो वन टैप भी नहीं मारना आता, इसीलिए वो उसे गिल्ड से बाहर निकाल देता है। जिसे सुनकर के निक को काफी ज्यादा सदमा लगता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार एक ही झटके में उसकी पूरी की पूरी जिंदगी कैसे बदल गई। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और भाई वो गर्लफ्रेंड भी गोल्ड डिगर निकली। वो उसके साथ इसीलिए थी क्योंकि वो मास्टर ऑफ वॉर्स की गिल्ड का मेंबर था और तब तक उसके पास फेम और पैसा दोनों ही था। साले कुत्तों की जिंदगी। पर अब निक स्टार एक नल्ला बन चुका है और अब निक डिप्रेशन में आ चुका था और अब निक को सिर्फ एक ही चीज पसंद थी और वो था नाच गाना। वो काले गुलाबी का काफी ज्यादा बड़ा फैन था। उसे नाच गाना काफी ज्यादा पसंद था क्योंकि उसे लड़कियां काफी ज्यादा पसंद थी। वो सबसे पहले उनके कॉन्सर्ट में जाता और वापस से घर आके सो जाता। ऑफ कोर्स अपनी AK-47 के साथ खेलने के बाद उसे एगेट नाम की एक आइडल काफी ज्यादा पसंद थी और अब हम लोगों को पता चलता है कि आखिरकार इस नल्ले की जिंदगी में ये एगेट नाम की आइडल आई कैसे। जब एक बार निक बड़े ही डिप्रेशन में था और वो बिल्कुल हार चुका था अपनी जिंदगी से कि अचानक से तभी वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आती है कि चिंता मत करो, तुम्हारा हेडशॉट रेट बढ़ जाएगा और मैं तुम्हें वन टैप मारना भी सिखा लूंगी, पर बदले में तुम्हें मेरे शो की टिकट खरीदनी होगी। हम देखते हैं कि जब आर्गस ने निक को अपनी गिल्ड से बाहर निकाला था तो निक को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो सोचता है कि अब तो मैं जिंदगी में फ्री फायर कभी भी नहीं खेलने वाला, पर 2 दिन के बाद वो बंदा फिर से फ्री फायर को इंस्टॉल कर देता है। ये तो कहीं जानी पहचानी स्टोरी लग रही है। इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है और निक को बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें वन टैप मारना सिखाऊंगी और तुम्हारा हेडशॉट रेट भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और तब से ही निक उसके प्यार में बिल्कुल अंधा है। उस नल्ले निक को ये नहीं पता कि वो तो बस अपना पैसा ही बर्बाद कर रहा है क्योंकि उसके पास अभी बिल्कुल ही 0 IQ है। और उसके बाद वो लड़की वहाँ से निकल जाती है उसे एक शो का कॉन्सर्ट देके और उस दिन के बाद से ही निक उस एगेट नाम की लड़की का काफी बड़ा वाला फैन है। वो उसकी हर चीज को खरीदता है चाहे वो जो कुछ भी हो। उसके बाद वो घर जाता है और एगेट को सोच कर ही अपनी AK-47 को चलाता है। और अब निक की जिंदगी में ना नौकरी बची है ना ही छोकरी बची है। उसके पास जीने का कोई भी मकसद नहीं बचा। वो वापस से घर जाता है और आराम से सो जाता है। उसे बचपन से एक बहुत ही खतरनाक फ्री फायर का प्रो प्लेयर बनना था और साथ ही साथ एक एडवेंचरर भी, इस पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक एडवेंचरर और महान एडवेंचरर। उसके बाद वो एडवेंचरर गिल्ड में जाता है। वो ठान लेता है कि मैं एक नई स्क्वाड को हायर करूंगा और उसी के साथ साथ एक नए गिल्ड को बनाऊंगा ताकि मैं आर्गस नामक कमीने आदमी को मार सकूं और आने वाले फ्री फायर के टूर्नामेंट में उसे धूल चढ़वा सकूं। पर जैसे कि हमें पता है कि जो निक है वो भी एकदम बेरोजगार आदमी है, वो एकदम नल्ला है। वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी बड़े ही चैन से बैठा है। वो सोचता है कि क्यों न मैं इससे पूछ लूं अपनी टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या पता ये रशर का रोल बड़े ही अच्छे से निभा ले। वो वहाँ पर जाने वाला होता है पर तभी उसे आर्गस की बात याद आती है, तू हमेशा एक नूबड़ा ही रहेगा। और इसीलिए वो नल्ला कुछ भी नहीं कर पाता। वो तो अपनी जिंदगी से एकदम कॉन्फिडेंस हार चुका था और वो वहाँ से भाग जाता है। पर इतने में वहाँ पर दूसरा बंदा आकर उस बंदे को अपनी टीम में रख लेता है और अब बेचारे निक के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका बचपन से ही सपना था कि उसे कैसे भी करके एक महान एडवेंचरर बनना है और साथ ही साथ एक गिल्ड का मास्टर भी बनना है। पर अब उसकी गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर जा चुकी है और ना ही तो उसके पास कोई जॉब है और अब तो वो एडवेंचरर भी नहीं बन सकता और अब वो ह्यूमंस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। इतने में ही हम देखते हैं कि वो एक बार पर बैठा था, पर इतने में ही वहाँ पर 3 और नल्ले से लोग आते हैं। उनका कोई भी मकसद नहीं था और वो तीनों ही लोग जिंदगी से हारे हुए थे। वहाँ पर एक अजीब सी जादूगरनी थी जो कि काफी ज्यादा सुंदर दिखती थी, पर उसका चेहरा काफी ज्यादा खौफनाक था, इसीलिए कोई भी उसे बातें नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर एक हीलर था और उसी के साथ वहाँ पर एक डैमी ड्रैगन लड़की भी थी। जादूगरनी का नाम टियाना, हीलर का नाम जैन, लड़की ड्रैगन का नाम कुरन और MC का नाम निक स्टार। निक अपने मन में यही सोचता है कि ये तो स्क्वाड बनाने के लिए एकदम परफेक्ट गिल्ड मुझे मिल चुका है। ये सभी लोग रशर बन सकते हैं, कोई स्नाइपर बन सकता है और बाकी के लोग बॉम्बर बन सकते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं एक पियक्कड़ आदमी को जिसका नाम की जैन था। वो लड़की बाज था और हवस में काफी ज्यादा भूखा था और उसी के साथ साथ वहाँ पर एक ड्रैगन लड़की भी थी जो कि हाफ ड्रैगन और हाफ ह्यूमन थी, यानी कि उसके पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर थी। निक अपने मन में यही सोच रहा था कि ये लड़की तो रशर बनने के लिए बिल्कुल फिट है क्योंकि उसके पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर है। निक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के प्यार में एकदम पीना शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो
तीनों ही पीना शुरू करते हैं और लास्ट में जाकर बोलते हैं हम कभी भी इंसानों पर विश्वास नहीं करेंगे। जब वो चारों लोग एक दूसरे की बातों को सुनते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उन लोगों ने एग्जैक्ट सेम वर्ड को बोला है। उन लोगों की तो वाइब मैच हो गई। हम देखते हैं कि जो वो मेज है उसका नाम टियाना है। उसके बाद हम उसके पास को देखना शुरू करते हैं। जो टियाना होती है वो अपने एकेडमी में बेस्ट मेज होती है और अगर कोई बड़े ही यंग एज में लाइट मैजिक का यूज कर सकता है तो उसे बड़ा ही रेयर माना जाता है। उसके पास लाइट मैजिक है और वो काफी ज्यादा छोटी है। उस एकेडमी का हेड मास्टर उसे बोलता है कि टियाना एक प्रोडिजी है, उसके पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर है, यानी कि वो लाइट मैजिक का भी यूज कर सकती है। उसने इस पूरे एकेडमी में टॉप किया है और साथ ही साथ ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कि इस वक्त टियाना को खत्म कर पाए। उस वक्त टियाना की जिंदगी एकदम अच्छे से चल रही थी। इतने में वो एक होटल जाती है, वो भी 14 फरवरी के दिन। दरअसल वो वहाँ पर अपने फियांसे से मिलने के लिए वहाँ पर जा रही थी और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि उसका फियांसे तो किसी दूसरी लड़की के साथ मजे कर रहा है, पर वो इस बात को बिल्कुल इग्नोर करती है और अपने फियांसे को अच्छी अच्छी बातें करना शुरू करती है और बताती है कि मैंने एकेडमी में टॉप किया है और वो अपने मन में सोच रही थी कि उसका फियांसे काफी ज्यादा खुश होगा। क्या तुम्हें पता है मैंने अपनी एकेडमी में टॉप किया है? हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसा है, तुमने जरूर चीटिंग की होगी। पर जो उसका फियांसे होता है वो एकदम घटिया सा आदमी होता है। वो बिल्कुल भी ये बिलीव नहीं करता कि जो टियाना है वो खतरनाक है। जब टियाना ये सुनती है तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उसका बॉयफ्रेंड आखिरकार बोल कर रहा है। वो आदमी एक दुष्ट इंसान था और साथ ही साथ में एक नल्ला भी, यानी कि ये तो यार बहुत ही गंदा कॉम्बिनेशन होता है। वो उसे बोलना शुरू करता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। और जो वो दूसरी लड़की होती है जो कि उसके फियांसे के साथ बैठी होती है वो बोलती है कि मैं तो इससे ही शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर टियाना को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो उस पर चीट कर रहा है। उसकी जिंदगी तो पूरी की पूरी तरह से बिल्कुल बदल चुकी है। जो उसका बॉयफ्रेंड है उसने उसे धोखा दे दिया और सभी ह्यूमंस उसे इसीलिए नापसंद कर क्योंकि वो बहुत ही छोटी उम्र में काफी खतरनाक है। उसके पास यार तगड़ी तगड़ी सी मैजिकल पावर्स भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टियाना के फादर होते हैं वो इसे बिल्कुल फेंक लेते हैं और अबंडेड कर लेते हैं ताकि वो इसे बिल्कुल भी पाल नहीं सके, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा जो टियाना होगी वो इस पूरे वर्ल्ड की सबसे खतरनाक मेज बन जाएगी, यहाँ तक कि अपने फादर से भी ज्यादा। और कोई भी नहीं चाहता कि टियाना उन लोगों से बेहतर बने। और जो लोग होते हैं वो टियाना को इसीलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वो उनसे काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और अब टियाना भी धीरे धीरे करके डिप्रेशन में आ चुकी थी। उसके पास भी अब जीने का कोई भी मकसद नहीं बचा था। वो सभी लोगों को बहुत ही गंदी नजर से देखती थी, यहाँ तक कि एक पियक्कड़ आदमी भी उसे देखकर बिल्कुल डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टियाना के पास काफी मैजिकल पावर्स होती है। टियाना बहुत कोशिश करती है अपने फेस को सुधारने की ताकि लोग उसे डरे ना और अच्छे से बात करें। टियाना ने अब सब कुछ झेल लिया था और अब वो डिसाइड करती है कि वो डिप्रेशन में जाएगी और कुछ भी नहीं करेगी। पर गाइज अब उसके पास बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं है, पर पापी पेट का सवाल है, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तब वो एक दिन सट्टे की ब्रांडिंग देखती है। उसके बाद वो सपना 11 पर टीम बनाती है। अपना पहला मैच तो वो जीत चुकी थी पर लालच के कारण वो अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स को हार जाती है और अब उसके पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है, यानी कि अब वो अपने रेंट भी पे नहीं कर सकती। वो अपना सभी के सभी पैसा खो बैठी है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो एक बार फिर से एडवेंचर बनेगी ताकि वो थोड़े से तो पैसे को कलेक्ट कर सके। और अब बारी थी स्टोरी सुनाने की हमारे जैन की। जैन बताता है कि मैं बहुत ही पहले एक बहुत ही खतरनाक प्रीस्ट था, मैं काफी ज्यादा खतरनाक था और भाई इसकी गर्लफ्रेंड एक छोटी बच्ची थी। वो दोनों लोग आराम से पोषण बनाने के लिए जड़ी बूटियों को कलेक्ट कर रहे थे, पर इतने में वो छोटी बच्ची अचानक से बड़ी होने लगी। उसके मन में इच्छा जागने लगी जैन की AK-47 गन खेलने की। उसके अंदर कुछ तो अजीब सी फीलिंग थी जैन को लेकर। वो जैन को बोलती है मुझे तुम्हारी AK-47 देखनी है, क्या तुम्हारे पास ईवो स्किन है? पर जैन भी एक सिग्मा लौंडा था। वो बोलता है अबे तू बच्ची है, तू मेरे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है और हाँ तू हेडशॉट भी नहीं मार पाती। इसलिए वो उसे नकार देता है और जिसके कारण से छोटी बच्ची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से भाग जाती है। पर गाइस वो लड़की भी काफी ज्यादा घटिया थी। जब अगले ही दिन जैन अपना आराम से बैठकर काम कर रहा था और एक लेडी को ट्रीट कर रहा था क्योंकि वो एक हीलर था, अचानक से वो लड़की वहाँ पर कुछ सोल्जर को लेकर वहाँ पर आ चुकी थी और वो उस पर अजीब अजीब से इल्जाम लगाना शुरू करती है कि जैन ने उसके साथ कुछ गलत काम किए थे। इसीलिए उन सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया और उसी के साथ साथ उसे जेल में ट्रैप कर लिया। यार इसकी वाली भी गोल्ड डिगर निकली। और उस दिन के बाद से ही जैन का इंसानियत पर से बिल्कुल विश्वास उठ गया। जैन एक बहुत ही जाना माना प्रीस्ट था, पर उस इंसिडेंट के बाद से पूरी सिटी में उसकी थू-थू होने लगी और ना ही तो वो कुछ कर सकता था। उसके बाद वो अपनी एक पुरानी दोस्त के पास जाता है। वो उसे सबसे पहले तो रहने के लिए रूम देती है और भी बहुत कुछ देती है। और अब जैन को कहीं ना कहीं बढ़िया लग रहा था। वो सोचता है कि वो लड़की बाजी बन जाएगा और सभी लड़कियों के पीछे पड़ जाएगा। उसकी दोस्त उसे बताती है कि उसे लैब्रिन सिटी में जाना चाहिए और वहाँ पर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना होगा और उसके साथ साथ अपनी स्टोरी को भी। इसीलिए उसी दिन से उस प्रीस्ट ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस पूरी की पूरी वर्ल्ड का सबसे खतरनाक लड़कीबाज बनेगा। उसकी दोस्त उसे कुछ तो अजीब अजीब सी चीजें देती है जो कि मैजिकल वेपन्स होते हैं। और अब जैन जॉनी भैया का फैन बन चुका है। और उसके बाद जैन लैब्रिन सिटी में जाना शुरू करता है। और अब बारी थी उस ड्रैगन वाली लड़की की अपनी बैक स्टोरी सुनाने की। यार ये सभी लोग तो बिल्कुल नल्ले हैं, इनके पास बिल्कुल भी कोई काम नहीं है कुछ भी करने का। किसी को उसी के टीममेट ने लैंड माइन से उड़वा दिया तो किसी को उसके टीममेट ने रिवाइव भी नहीं किया। उनकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही है। और अब वो डैमी ड्रैगन अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू करती है, पर इतने में हम देखते हैं कि उन सभी लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही पी लिया है, जिसके कारण से कि सभी लोग बारी बारी से बेहोश होना शुरू हो चुके थे। और अगले ही दिन जब निक की आंख
खुलती है वो देखता है कि वो तो टियाना के रूम में है और बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर है। उसे पहले पहले तो कुछ भी समझ आता कि आखिरकार वो सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, पर तभी उसे अपनी रात का इंसिडेंट याद आता है और उसके बाद वो सभी लोग टियाना के रूम को छोड़कर वहाँ से जाने वाले हैं। वो लोग सोचते हैं कि अब वो लोग वापस से अपनी नल्ली सी लाइफ में जाएंगे, पर तभी उन लोगों को याद आता है कि उनके पास तो करने के लिए कुछ भी नहीं है। और इतने में निक संदीप महेश्वरी बनता है और एक मोटिवेशन स्पीक बोलता है, मुझे पता है हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर हम लोगों को पैसे तो कैसे भी करके कमाने ही होंगे, क्यों ना हम लोग एक स्क्वाड बनाए और फ्री फायर के टूर्नामेंट को जीते, क्योंकि इनमें से हर किसी आदमी को बहुत ही ज्यादा धोखा मिला है। किसी को उसके ही पार्टनर ने लैंडमाइन से उड़ा दिया तो किसी को उसके पार्टनर ने रिवाइव भी नहीं किया। वो सभी लोग ब्रोकन हीरोज हैं और अभी लोग सोचते हैं कि ये लोग एक स्क्वाड बनाएंगे और फ्री फायर के टूर्नामेंट को जीतेंगे और वर्ल्ड की एक बेस्ट गिल्ड बनाएंगे। और अब उन लोगों में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ चुका था। वहाँ पर उसके बाद गिल्ड की मास्टर आती है और उसके बाद वो सभी के सभी लोग अपने आप को एक टीम के रूप में वहाँ पर रजिस्टर करने के लिए जाते हैं। सभी लोग उनके कॉन्फिडेंस को देखकर बिल्कुल डर चुके थे। जो गिल्ड मास्टर होती है वो निक को पहचान लेती है क्योंकि वो मास्टर ऑफ वॉर्स का एक मेंबर था और वो काफी ज्यादा पॉपुलर गिल्ड थी। वो उसे बताती है कि तुम्हारी टीम तो काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारे पास एक हीलर है, एक रशर है, एक स्नाइपर है और बाकी की सभी चीजें भी है। और जो तुम्हारी टीम में कुरन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो एक सी रैंक के डंजन से जिंदा बाहर आई है और वहाँ से लौटना काफी खतरनाक बात होती है क्योंकि जो कुरन है उसके पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है और कोई नल्ला एडवेंचर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत सोचते कि आखिरकार उन लोगों को अपने गिल्ड का नाम क्या रखना चाहिए और उसके बाद वो बोलते हैं हमारे गिल्ड का नाम होने वाला है द सर्वाइवर्स। उसके बाद वो लोग अपने गिल्ड के रूल बनाना शुरू करते हैं। हमारे गिल्ड में मैन 3 रूल होने वाले हैं। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। वो सबसे पहले रूल बनाते हैं पैसे को लेकर क्योंकि कोई भी किसी के भी पैसे को हड़प नहीं देने वाला और वो सभी के सभी लोग पैसों के लिए काम करने वाले हैं। उन लोगों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी कोई विश्वास नहीं होता। निक बोलता है कि मैं सबसे पहले पैसों का हिसाब किताब रखूंगा और मैं ही सबको सैलरी दूंगा, पर हाँ मैं सब कुछ टियाना की सुपरवाइजिंग में करूंगा और जो कुरेन है ये डिसाइड करेगी कि आखिरकार किसको कितने पैसे मिलने चाहिए। उन लोगों ने अपने गिल्ड के रूल बना देते और सबसे पहले उन लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा ताकि वो लोग एक एडवेंचर पर जा सके और उसी के साथ साथ पैसे कमा सके, क्योंकि अगर उन लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ एक अच्छी टीम को नहीं बना पाएंगे। वो लोग सोचते हैं कि इस वक्त उनका गिल्ड रैंक जी में है, उन्हें सबसे पहले एक डंजन में जाना होगा और वहाँ पर ड्रैगन को खत्म करना होगा ताकि वो लोग डंजन एफ में जा पाए। उन लोगों का पहला मिशन था स्लाइम बॉस को खत्म करने का। उनका पहला मुकाबला एक स्लाइम मॉन्स्टर को मारने के लिए होने वाला है। उसके बाद वो लोग रैंक जी के डंजन में जाते हैं और उनमें से किसी को भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं होता सिवाय निक के, क्योंकि निक पहले से मास्टर ऑफ वॉर गिल्ड में था। जब वो लोग आगे जाना एक्सप्लोर करते हैं तो उन लोगों को अपने सामने एक बहुत ही अजीब सा स्लाइम दिखता है। उस स्लाइम के पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर होती है, पर तभी वहाँ पर निक जाता है और उसके दिल को बाहर निकालता है। उसका दिल काफी ज्यादा कीमती होता है। वो उन बाकी लोगों को बताता है कि अगर तुम इस स्लाइम का कोर ही उतार दोगे तो ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और इसका कोर काफी महंगा भी बिकता है। उसके बाद वो लोग डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और उस डंजन में उन लोगों को काफी सारे स्लाइम्स मिलते हैं और निक तो एक के बाद एक करके उनके दिल को बस चुराया जा रहा था ताकि उन लोगों को पैसा मिले। उसके बाद वो लोग डंजन के सेकंड बिल्डिंग पर पहुंच चुके थे जहाँ पर कि उन लोगों को थोड़े बहुत रैंक बी के मॉन्स्टर मिलने वाले हैं। टियाना वहाँ पर नीचे देखती है कि वहाँ पर तो एक अजीब सा स्लाइम है और सभी लोग ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि वो वाला स्लाइम तो बिल्कुल भी मरता नहीं। पर तभी टियाना के मुंह पर एक चिपचिपी सी चीज बिल्कुल लग जाती है। निक को से बताता है कि जो ग्राउंड स्लाइम होते हैं वो अपने स्पेशल मैजिक का यूज करते हैं, जिसे देख करके टियाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो स्लाइम पर अपने काफी ज्यादा खतरनाक मैजिक का यूज करने वाली होती है, पर तभी निक उसे रोकता है और उसका अटैक सीधा ही कुरेन को जाकर लगने वाला था। पर तभी कुरेन अपने स्वॉर्ड निकालती है और उसे रोक लेती है और बोलती है मैं तुम पर ट्रस्ट करना चाहती थी पर तुमने बहुत गलत किया, जिसे सुनकर के टियाना को भी बिल्कुल हर्ट हो चुका था और बोलती है मैं कम से कम कुछ तो कर रही हूँ। और अब टियाना भी बिल्कुल गुस्सा हो चुकी थी कुरेन से। वो दोनों ही एक टीम की तरह नहीं बल्कि सोलो भी सोलो अपना काम कर रही थी। उन लोगों को एक दूसरे की कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर फिर भी उन लोगों को एक्सप्लोर तो करना ही था ताकि उन लोगों को पैसा मिल पाए। उसके बाद वो लोग डंजन के फाइनल गेट तक पहुंच चुके थे और वहाँ पर उन लोगों को एक पिंक स्लाइम मिलता है। वहाँ पर टियाना अपनी आइस मैजिक का यूज करती है और उस स्लाइम के कोर को बिल्कुल तबाह कर देती है, पर जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सभी के सभी लोग एकदम चिपचिपे से हो चुके थे। उसके बाद वो लोग नहाना शुरू करते हैं। वो लोग काफी ज्यादा कंप्लेंट भी करे थे टियाना ये सब कुछ तुमने ही किया है। वो लोग एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू करते कि आखिरकार वो स्लाइम मॉन्स्टर फटा क्यों। टियाना उनसे बोलती कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर निक बोलता है कि तुम्हें मुझे सबसे पहले बोलना था कि आखिरकार तुम उस पर कौन सा अटैक करने वाली हो। निक को कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि वो लोग एक दूसरे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। उसके बाद निक उन्हें अपने सीक्रेट्स बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मुझे मैजिक का मॉ भी नहीं आता और मैं मैजिक का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, पर मैं क्लोज रेंज में काफी ज्यादा माहिर हूँ। पर वो लोग ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे और निक से पूछते कि आखिरकार तुम मुझे अपने सीक्रेट्स क्यों बता रहे हो। पर तभी निक कहता है कि ऐसे बंदे पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है जिसके कि तुम सीक्रेट्स नहीं जानते, पर जिसके तुम सीक्रेट्स जानते हो तुम उस पर बड़े ही आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। और इसलिए बाकी लोग भी निक से इंस्पायर होते हैं और बारी बारी करके अपने सीक्रेट्स रिवील करना शुरू करते हैं। वहाँ पर टियाना आती है और बोलती है कि मैं एक मेज हूँ और मेरी वीकनेस है अर्थ मैजिक, फायर मैजिक और हाँ मैं क्लोज कॉम्बैट में भी काफी घटिया हूँ और इनमें
से सभी लोगों की कोई ना कोई तो वीकनेस ही होती है। उसके बाद ज़ैन भी अपनी वीकनेस सुनाना शुरू करता है। मैं एक हीलर हूँ तो मुझे मैजिक से मार सकते हो, क्लोज कॉम्बैट में मार सकते हो, पर मुझे जल्दी मारना क्योंकि मेरे पास हीलिंग मैजिक है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद सभी के सभी लोग एक दूसरे को वीकनेस सुनाना शुरू करते हैं। वहाँ पर टियाना सबसे पहले कुरैन के पास जाती है और उसे माफी मांगती है पहले के लिए, क्योंकि उसकी अटैक की वजह से ना चाहते हुए भी कुरैन को कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। कुरैन ये देखती है और उसे माफ कर देती है। कुरैन देखती है कि जो टियाना है उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, वो अपने फायर मैजिक का यूज करती है और वहाँ पर बॉन फायर को जला देती है। और अब वो लोग एक दूसरे को मान चुके थे। वो दोनों धीरे धीरे करके एक दूसरे के कहीं ना कहीं दोस्त बन रहे थे और कहीं ना कहीं अब उन लोगों के बीच एकदम ट्रस्ट बढ़ना भी शुरू हो चुका था। हम देखते हैं कि अब वो सभी के सभी लोग गॉब्लिन्स को मारना शुरू करते हैं ताकि वो सभी लोग उनका फ्लैश कलेक्ट करके थोड़े बहुत पैसे कमा सके। पर इतने में टियाना कहती है कि 500 मीटर दूर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। टियाना अपनी मैजिकल एबिलिटी से डिटेक्ट कर देती है कि उनके 500 मीटर के दायरे के अंदर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। निक उन्हें बताता है कि जो वो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। लगभग 4 ए रैंक की पार्टी चाहिए होती है अगर उस मॉन्स्टर को खत्म करना है, क्योंकि वो गॉब्लिन किंग नहीं है बल्कि वो तो एक ऑर्क है और ऑर्क गॉब्लिन से भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनके पास अर्थ मैजिक होता है जो कि टियाना की एक वीकनेस भी है। पर टियाना की इस पावर को देखकर सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि टियाना के पास डिटेक्शन की पावर होती है। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे और उसी के साथ साथ जो वो ऑर्क मॉन्स्टर होता है उस पर किसी भी मैजिकल पावर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि टियाना और ज़ैन तो इस कॉम्बैट में बिल्कुल यूजलेस होने वाले हैं। पर ज़ैन कहता है कि मैं तुम लोगों पर पीछे से हीलिंग मैजिक का यूज करूंगा और साथ ही साथ रेज मैजिक का भी यूज करूंगा, जिसकी वजह से कि मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊं। उसके बाद वो सभी लोग ऑर्क मॉन्स्टर के पास जाना शुरू करते हैं। उन लोगों को फाइनली उसकी गुफा तो मिल ही चुकी थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि निक और कुरैन उस पर सामने से अटैक करेंगे और ज़ैन उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। वो लोग एकदम सही तरीके से बिल्कुल प्लानिंग बना रहे होते हैं। उसके बाद उन लोगों को फाइनली वो ऑर्क मॉन्स्टर मिल चुका था। पर इतने में पता नहीं कुरैन को क्या होता है, वो अकेले ही वहाँ पर जाती है। पर तभी पीछे से वहाँ पर निक भी आता है। निक अपने डैगर पर उससे वार करता है और बाकी के लोग अपने मैजिक पावर का यूज करते हैं। और अब कुरैन को भी काफी से गुस्सा आ चुका था। वो अपनी ड्रैगन ब्रेथ का यूज करती है और एक ही स्लैश में उस ऑर्क मॉन्स्टर को बीच में ही से काट देती है। उसके बाद वो लोग फाइनली उन गॉब्लिन्स को तो हरा देते हैं और उसके बाद वो लोग उन गॉब्लिन हॉर्न को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। पर हम देखते हैं कि जब निक गॉब्लिन हॉर्न को कलेक्ट करा था उससे वो निकलता ही नहीं और उसे एक अजीब सा झटका लगता है, और जिसके कारण की कुरैन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज टूट चुकी थी। वो चीज कुरैन के लिए बहुत कीमती थी और वो कुरैन का एक नेकलेस था। उसके बाद हम पास्ट में देखते हैं जबकि कुरैन एक एडवेंचरर थी। उसके बाद वो एक शॉप पर जाती है और वहीं पर उसे वो नेकलेस मिला था। उसे वो काफी ज्यादा पसंद आता है, पर वो दुकानदार काफी ज्यादा घटिया था। वो कुरैन पर इल्जाम लगाना शुरू करता है कि तुमने इस नेकलेस पर एक स्क्रैच लगाया है, इसलिए यहाँ तो तुम इसके पूरे के पूरे पैसे पे करो या फिर मैं तुम्हें नाइट्स को भेज लूंगा। पर तभी वहाँ पर कैलियोस नाम का एक नाइट आता है और वो कुरैन की हेल्प करता है और वहाँ से निकल जाता है। और तभी से कुरैन को वो नेकलेस काफी ज्यादा पसंद आता है और वो डिसाइड करती है कैलियोस की पार्टी ज्वाइन करने के लिए। इसीलिए वो कैलियोस की टीम में ज्वाइन हो जाती है। और जो कोई भी डायमंड ड्रैगन होते हैं उनके पास काफी शक्तिशाली पावर्स होती है, इसीलिए उसी दिन से वो कैलियोस की टीम में बिल्कुल ज्वाइन हो चुकी थी। वो कैलियोस की काफी ज्यादा हेल्प करती थी तरह तरह के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए और कैलियोस की टीम भी उसकी काफी ज्यादा फायदा उठा रही थी, क्योंकि कुरैन अपने एक ही स्लैश की वजह से बहुत ही खतरनाक एस रैंक के मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर सकते हैं। हम देखते हैं कि एक दिन उन लोगों को एक नया मिशन मिला था। उन लोगों को एक बहुत ही खतरनाक नाग को मारना था, यानी कि एक स्नेक मॉन्स्टर को मारना था। वो लोग डंजन में जाते हैं और कैलियोस और उसकी टीम बोलती है कुरैन को कि तुम्हें सबसे पहले उस पॉट के अंदर जाना होगा और वहाँ पर एक तुम्हें बहुत ही खतरनाक स्नेक मिलेगा। हम देखते हैं कि कुरैन अपनी पूरी की पूरी पावर से उसे लड़ना शुरू करती है, पर तभी वो स्नेक मॉन्स्टर अपने आखिरी समय में एकदम खतरनाक सा पॉइजन मैजिक यूज करता है, जिसके कारण कि अब कुरैन मरने वाली थी। कुरैन का पावर लेवल अब बिल्कुल डिक्रीज हो चुका था और इस स्नेक मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था। वो कैलियोस को बोलती है हेल्प हेल्प, पर कैलियोस और उसकी साथी कुछ भी नहीं करता, यानी कि ये सबको बस उनकी चाल थी। उन्हें कैसे भी करके बस कुरैन का यूज करना था और उसके बाद उसे मरने के लिए छोड़ देना था ताकि वो लोग अमीर बनकर वो डंजन एक बहुत ही खतरनाक था। कैलियोस और उसके साथियों ने कुरैन को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ लिया था ताकि वो यहाँ पर मर जाए, क्योंकि कोई भी एडवेंचरर अकेले आज तक सी रैंक के डंजन से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है। पर कुरैन के पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर थी। वो अपने फुल पोटेंशियल पर जाती है और आखिर में जाकर फाइनली उस डंजन से बाहर निकल जाती है। वो काफी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। वो वापस से अपने रूम में जाती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि कैलियोस और उसके साथियों ने उसका काफी ज्यादा कीमती सामान भी लूट लिया है, जैसे कि एक खतरनाक सा स्टैचू जो कि एक ड्रैगन ने उसे दिया था। उसने बहुत कोशिश की कैलियोस को ढूंढने की, पर पूरे किंगडम में उसका कुछ अता पता ही नहीं, इसीलिए वो सोचती है कि उसे मूव ऑन करना चाहिए। उसके बाद वो एक होटल में जाती है और वहाँ पर उसे एक एडवेंचरर मिलता है जो कि एक लेजेंडरी एडवेंचरर था। और यहाँ तक कि वो एडवेंचरर कभी स्क्वाड भी नहीं खेलता था, वो हमेशा ही सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता था। फिफ्थ काफी ज्यादा खतरनाक था, वो काफी ज्यादा भुक्कड़ भी था और उसके पूरे के पूरे चर्चे पूरे किंगडम
किंगडम में फैले हुए थे क्योंकि वो काफी तेज गति से खाना खाता था। और फिफ्थ को देखने के बाद से ही वो ड्रैगन भी खाना शुरू करती है। वो खाने के पीछे एकदम बावली सी हो रखी थी, उसे कैसे भी करके नया नया खाना खाना था। और उसके बाद वो फिफ्थ के पीछे पीछे जा पड़ी ताकि वो नए नए खाने को ट्राई कर सके। और अब उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है खाना खाने के लिए, इसीलिए उसने फिर से एडवेंचरर बनने की कोशिश की। वही हम देखते हैं कि निक तो बिल्कुल परेशान हो चुका है। वो उस पूरे किंगडम की हर एक शॉप में उसी नेकलेस को तराश रहा है, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलता क्योंकि वो नेकलेस काफी ज्यादा रेयर था। और अब तो शायद से वैसे नेकलेस आना बंद हो चुके हैं कि इतने में पीछे से वहाँ पर एगिट नाम की एक आइडल आती है और निक को वो काफी ज्यादा पसंद थी। वो लोग वहीं पर बैठते हैं जहाँ पर उन लोगों की पहली मुलाकात हुई थी। वो लोग साथ में खाना भी खाते हैं और निक को लगता है कि क्यूरेन उसे बिल्कुल भी दुखी नहीं है और ना ही तो वो उसे नफरत करती है। उसके बाद वो लोग वापस अपने गिल्ड में जाते हैं ताकि वो लोग पार्टी कर सके क्योंकि अब वो लोग प्रमोट हो चुके हैं रैंक जी से रैंक एफ के लिए। और सभी एडवेंचर उन्हें बधाई देना भी शुरू करते हैं कि इतने में गिल्ड मास्टर उन्हें बुलाती है और उन्हें बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, तुम्हें एक डंजन में जाना होगा और वहाँ से हॉली स्वॉर्ड द स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स को ढूंढ कर लाना होगा। वो स्वॉर्ड दरअसल में काफी ज्यादा खतरनाक है, एकदम थॉर के हैमर की जैसे। और अगर उन लोगों ने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया तो उन्हें बहुत ही तगड़े वाले पैसे मिलने वाले हैं। इसीलिए वो एडवेंचर की पार्टी मान जाती है स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स को लाने के लिए। इसीलिए वो डंजन में जाती है और वहाँ पर उनका सामना काफी खतरनाक से मॉन्स्टर से होता है। उसके बाद वो लोग आगे जड़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो बिल्कुल अंधेरा था, पर इतने में एक रोबोटिक वॉइस बोलती है, अच्छा तो तुम लोग आ चुके हो। उसके बाद अचानक से वहाँ का सिस्टम बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका था और वहाँ पर लाइट भी आना शुरू हो चुकी थी। वो सभी एडवेंचर ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे, पर तभी उन लोगों को अपने सामने एक टूटी हुई स्वॉर्ड दिखती है। वो स्वॉर्ड बोलना शुरू करती है, अबे गद्दू मैं ही हॉली स्वॉर्ड, मेरा नाम स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स है। उन लोगों को तो लगता है जो ये स्वॉर्ड है ये तो एकदम टूटी हुई है और एकदम पुरानी है, पर वो स्वॉर्ड बोलना शुरू करती है। उस स्वॉर्ड का नाम स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो उन लोगों को बोलती है, प्लीज मुझे उठा लो, मुझे ऐसे ही नहीं रहना, मुझे लड़ाई करनी है। कोई भी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उन लोगों को तो बस कैसे भी करके उसे बेचना है और अच्छे खासे तगड़े से पैसे कमाने हैं। वो स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स उन्हें बताना शुरू करती है कि वहाँ पर एक अजीब सा सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। वहाँ पर एक आमला गोलम समन होता है जिसके पास की कतई जहर पावर होती है। सबसे पहले टीएन उस पर आइस मैजिक का यूज करती है, पर इतने में ही वो उसे नलीफाई कर देता है। उस गोलम पर ना तो किसी फिजिकल अटैक का यूज होगा और ना ही तो किसी मैजिक का, यानी कि इसे हराना तो बिल्कुल असंभव है। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो लोग इस पूरे के पूरे इस मॉन्स्टर को कैसे खत्म करने वाले हैं। वो गोलम के पास काफी तगड़ी सी पावर थी, पर तभी निक उस स्वॉर्ड की रियल पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण की अब वो स्वॉर्ड अपनी रियल फॉर्म में आ चुकी थी। वो स्वॉर्ड अब काफी ज्यादा बड़ी बन चुकी थी, पर तभी वो गोलम निक को एक गड्ढे में फेंक लेता है। उसके बाद टीनिया और बाकी लोग उस पर वार करना शुरू करते हैं। टीनिया उस पर फ्रीजिंग मैजिक का यूज करती है जिसका थोड़ा इफेक्ट तो पड़ चुका था। उसके बाद वहाँ पर वही ड्रैगन गर्ल उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाती है निक के पास। वो निक के पास जाती है और बोलती है, तुम इस बात की टेंशन ना ही लो तो अच्छा है, मुझे उस नेकलेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उसे वैसे भी फेंकने वाली थी पर मैं ये नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीनिया और जैन का अब आखिरी समय आ चुका है। उनकी तरफ वो गोलम धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है, पर तभी वहाँ पर अचानक से एक धमाका होता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि निक और वो ड्रैगन गर्ल तो आपस में कंबाइन हो चुकी है स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड की वजह से। इसीलिए उन लोगों के पास अब कतई जहर पावर आ चुकी है। वो अपनी एक ही स्लैश की हेल्प से उस गोलम को बिल्कुल खत्म कर देते हैं और अब तो वो लोग फाइनली उसके कोर को भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब वो लोग गिल्ड मास्टर के पास जाते हैं उस स्वॉर्ड को लेकर, पर उस स्वॉर्ड का तो ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं था। हम देखते हैं उन लोगों ने पहली बार अपने आईक्यू का यूज किया है। उन लोगों ने गिल्ड मास्टर को नकली स्वॉर्ड दे दिया है और जो वो असली स्वॉर्ड है वो एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। वहाँ पर एक बच्चा आता है व्हाइट हेड वाला और ये कोई और नहीं बल्कि वो स्वॉर्ड ही थी और इसका नाम द स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स था। उन लोगों ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उस स्वॉर्ड का बिल्कुल भी मन नहीं था बिकने का। उन्हें तगड़े पैसे मिलते अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, पर उन लोगों ने तो अच्छी तरह से मिशन को कंप्लीट ही नहीं किया था। वहीं हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग अपने मस्त सो रहे हैं, पर तभी उन लोगों को अपनी पास्ट की बहुत सी घटिया यादें आती है। सबसे पहले टियाना को, उसके बाद ड्रैगन गर्ल को और उसके बाद जैन को, और यहाँ तक कि निक को तो अपनी उसी गोल्ड डिगर वाली गर्लफ्रेंड की याद आती है। वो सबसे पहले खड़ा उठता है और उसे पता चल चुका था कि ये सब कुछ बॉन्ड कर रहा है, यानी कि वो स्वॉर्ड उसके पास टेलीपैथी की पावर है और इसीलिए वो बाकी लोगों को परेशान कर रहा है। वो दूसरों के मन के अंदर झांक सकता है। और अब हम लोग देखते हैं कि वो एडवेंचरर का ग्रुप स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड के साथ अपने न्यू मिशन पर जा रहा है। सबसे पहले वो स्वॉर्ड आगे बढ़ती है और अपने एक ही डुप्लीकेट मैजिक की वजह से एक बहुत ही खतरनाक जायंट मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, यानी कि अब उन लोगों के पास तो पैसा ही पैसा होगा। वो बाकी के नल्ले लोग तो इस मॉन्स्टर को साथ मिलकर भी नहीं पेल पाते और अब धीरे धीरे करके उन लोगों का ग्रुप भी काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। बॉन्ड्स अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश करता है और अपनी पावर की मदद से एक ओगर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि बॉन्ड्स के पास तो काफी तगड़ी सी पावर है। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि बॉन्ड्स इतना कुछ भी कर सकता है। उसके बाद बॉन्ड्स उन्हें बताता है कि जो कोई भी उसका विल्डर होता है वो उसकी पावर को ही चुरा लेता है। ये स्वॉर्ड जिस किसी के पास भी जाती है उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर देती है। सभी उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उसके पास मैजिकल पावर है और वो रिवील करता है कि वो लड़ाई के दौरान उन सभी के स्टेमिना का यूज करता था। और निक अपने मन में सोचता है कि अब हम लोगों को वापस जाना चाहिए एडवेंचर
सर्वाइवर्स गिल्ड में ताकि हम लोगों को नए नए पैसे मिल सके। उसके बाद वो सभी सर्वाइवर्स एक होटल में जाते हैं, पर तभी निक को अपनी वही गोल्ड डिगर वाली वाइफ की याद आती है और इतने में हम देखते कि जब वो होटल के अंदर था तो उसकी गर्लफ्रेंड एक और लौंडे को फंसा रही थी। निक को अपना खौफनाक अतीत याद आता है और जल्दी से उसके पास जाता है ताकि वो उस बंदे की जान को बचा पाए और निक बोलता है, हाँ तुम तो गोल्ड डिगर निकली। और इससे वो नमूना सा लड़का भी समझ चुका था कि जो ये लड़की ही बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जिसके कारण से कि निक की गर्लफ्रेंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो वहाँ से भाग जाती है, पर इतने में उसके पीछे एक बहुत ही तगड़ा सा आदमी आता है और वो निक की गर्लफ्रेंड की गिल्ड का मास्टर था और उन सभी लोगों का एक गिल्ड भी था। वो निक को चुनौती देता है 1v1 करने के लिए और निक भी मान चुका था क्योंकि उसे कैसे भी करके अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे भी करके बदला लेना था। वो वहाँ पर जल्दी से बाहर जाता है और उसके बाद वो लियोन उसे माफी मांगना शुरू करता है और बोलता है, मैं तो वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को धोखा देने वाला हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा चालाक है। पर निक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो इस बात को बिल्कुल भी सह नहीं पाता कि कोई दूसरा आदमी उसकी गर्लफ्रेंड को मारने वाला है। वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है कि तभी वहाँ पर उसी की टीममेट आ चुकी थी। वो निक को गिरा देती है, पर तभी हम देखते कि वहाँ पर तो कुरेन आ चुकी थी और कुरेन उसकी ही टीममेट को मार देती है। उसके बाद वहाँ पर गिल्ड मास्टर भी आ चुकी थी और गिल्ड मास्टर ये अनाउंस करती है कि उन दोनों ही टीम के बीच एक बहुत ही खतरनाक मुकाबला होने वाला है और जो कोई भी उसको जीतेगा उसे तगड़े से पैसे मिलने वाले हैं। इसीलिए वो सभी के सभी लोग तो पैसों के भूखे थे ही। गिल्ड मास्टर ये अनाउंस करती है कि उन दोनों के बीच एंशिएंट फाइट होने वाली है, यानी कि इस फाइट में मैथमेटिक्स का यूज होने वाला है। जो कोई भी टीम मैथ के सबसे ज्यादा इक्वेशन को सॉल्व करेगी उसे मौका मिलेगा फाइट करने का और वही पंचेस मार सकती है, यानी तो काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होती है। हम देखते हैं कि निक की टीम से कुरेन आने वाली है और दूसरी टीम से निक की गर्लफ्रेंड आने वाली है। पर कुरेन तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही है, उसे तो मैथमेटिक्स का मॉ भी नहीं आता, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि जो ज़ैन होता है वो लड़कीबाजी कर रहा था, उसे तो कुछ भी लेना देना नहीं था और अब उन लोगों को कैसे भी करके मैथमेटिक्स सीखनी होगी कुरेन को ताकि वो लोग फाइट में जीत सके। हम देखते हैं कि ज़ैन जो होता है वो तो एक छोटी बच्ची के साथ आराम से रोमांस कर रहा होता है। भाई इसकी तो चॉइस ही अलग थी। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कुरेन को मैथमेटिक्स सिखाएंगे ताकि वो लोग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सके और फाइट में जीत पाए। हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जब उन लोगों की फाइट शुरू होने वाली है। उसके बाद कुरेन वहाँ पर जाती है, वो फुल ट्रेनिंग करके आई थी। उसके बाद उन लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और कुरेन और निक की गर्लफ्रेंड उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जब रिजल्ट आता है तो उसमें निक की पुरानी गर्लफ्रेंड जीत चुकी थी, यानी कि कुरेन हार चुकी थी और निक को अब घूसे खाने पड़ेंगे। पर इतने में ज़ैन नोटिस करता है कि वो लोग तो चीटिंग कर रहे हैं, यानी कि उनके पास टेलीपैथी का मैजिक है। कितने में हम देखते हैं कि लियोन तो निक को बस घूसे मारे जा रहा था क्योंकि उसकी टीममेट यानी कि कुरेन अब हार चुकी है और लियोन भी कहाँ रुकने वाला था, वो तो अपनी भड़ास बस उस पर निकाले जा रहा था। इतने में हम देखते जो कि टियाना होती है, वो लोग इस बात को नोटिस कर देते हैं कि वो लोग जरूर कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी के साथ साथ वो लोग कुछ ना कुछ तो चीटिंग कर रहे हैं। इसीलिए ज़ैन सबसे पहले अपने मैजिक का यूज करता है और वहाँ पर बॉन्ड्स भी था। बॉन्ड्स उसके बाद अपने शार्लेट मैजिक का यूज करता है और उसके बाद टियाना भी अपने इल्यूजन मैजिक का यूज करती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लियोन की टीममेट थी और वही उसे हर सवाल के जवाब बता रही थी। पर तभी वहाँ पर बॉन्ड्स आता है और उसे फाइनली निपटा देता है और अब सभी लोगों को पता चल चुका था कि जो लियोन है और निक की पुरानी गर्लफ्रेंड है वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ पर रॉयल्स हो जाते हैं और उसी के साथ साथ लियोन पर एक बहुत ही तगड़ा से इल्जाम ये भी लगा था कि उसने द लेजेंडरी स्वॉर्ड द स्वॉर्ड ऑफ रूइन को चुराया है। जो स्वॉर्ड ऑफ रूइन होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो स्वॉर्ड पुराने डीमन किंग की थी और वो काफी खतरनाक होती है। उसके बाद वो सोल्जर्स लियोन को टॉर्चर करना शुरू करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ तो वही खतरनाक सी स्वॉर्ड आ चुकी है। वो जल्दी से लियोन के अंदर घुसती है और उसके बाद लियोन को इवॉल्व कर देती है और अब लियोन के पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर आ चुकी है। हम देखते हैं कि वो लोग तो सपना 11 पर टीम बना रहे हैं और सभी लोग मजे कर रहे थे। वहाँ पर टियाना थी और एगेट थी और एगेट का बॉयफ्रेंड भी था। पर निक को इस चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और जो टियाना होती है वो गैम्बलिंग करने में काफी ज्यादा माहिर थी। वो एगेट के बॉयफ्रेंड को हरा देती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ तो एक अजीब सा बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ चुका है और ये कोई और नहीं बल्कि लियोन ही है, पर अपनी इविल फॉर्म में। इसके पास अब काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर आ चुकी है। उसके बाद सबसे पहले वो टियाना के पास जाता है और कहता है मुझे बता दो कि निक कहाँ है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती और वो बोलता है अब मैं सब कुछ स्मेल कर सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम झूठ कह रही हो। और उसे कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि वो झूठ बोल रही है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो टियाना को ही खत्म कर देगा और इस वक्त जो लियोन होता है वो स्वॉर्ड ऑफ रूइन के काबू में था। उसका दिमाग बिल्कुल भी सेंटर में नहीं था कि इतने में टियाना अपने मैजिक का यूज करती है और उस पर मारने की कोशिश करती है और वहाँ से भाग जाती है। पर इतने में फिर से लियोन खड़ा उठता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो टियाना को खत्म कर लेगा। वो टियाना को मारने वाला था कि इतने में ही वहाँ पर निक आ चुका था। पर अब जो लियोन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और उसके बाद वो फुल्ली फॉर्म में आ चुका था। उसके बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म आ चुकी थी। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी फ्यूज हो गए। वो सबसे पहले बॉन्ड्स ऑफ स्वॉर्ड को निकालते हैं और निक और टियाना आपस में फ्यूज होते हैं ताकि वो लोग, उनकी फ्यूजन फॉर्म तो काफी खतरनाक थी। वहाँ पर हम देखते कि अब उन लोगों के पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर आ चुकी है। उन लोगों के पास द स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स की मदद से फ्यूजन वाली पावर भी आ चुकी है। उसके बाद वो
लोग उस पर वार करना शुरू करते हैं। लियोन की स्पीड तो काफी खतरनाक थी, पर अब वो दोनों ही फ्यूज हो चुके हैं द स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स की मदद से। और अब जो लियोन होता है वो नॉर्मल ह्यूमंस को खत्म करना शुरू करता है, पर तभी वो लोग द स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स का यूज करते हैं और उसके बाद लियोन को अपनी नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। और अब फाइनली जो लियोन होता है वो भी अब शांत हो चुका था। उसके बाद निक लियोन से मिलने के लिए जेल में जाता है, क्योंकि अब वो जेल में है। उसे अपनी पुरानी बातें याद आती है कि जब वो एगेट के साथ था तो वो काफी ज्यादा मजे में था, उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। और अब हम लोग एगेट की बैक स्टोरी देखते हैं। जो वो आइडल होती है, यानी कि एगेट, वो काफी ज्यादा मेहनत करती है आइडल बनने के लिए, पर फिर भी उसे काम ही नहीं मिलता। और जो उसका नल्ला सा बॉयफ्रेंड होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता, यानी कि वो तो फ्री फायर भी अच्छे से नहीं खेल पाता। उसके बाद एगेट काफी ज्यादा मेहनत करती है और फाइनली एक आइडल बन जाती है। और अब तो वो बॉयफ्रेंड उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि अब एगेट ने उसे छोड़ लिया है। और जब एगेट सपना 11 के होस्ट में थी तब उसने निक और टियाना की फ्यूजन वाली फॉर्म को देख लिया था और वो उसे काफी ज्यादा इंस्पायर होती है। वो गाना गाना शुरू करती है और वहाँ पर निक भी था। हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे किंगडम में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ चुका है और सभी लोग उसकी ही बातें कर रहे हैं। उसका नाम द स्टेपिंग मैन है। स्टेपिंग मैन काफी ज्यादा खतरनाक है, उसके पास इनविजिबिलिटी के पावर है और पूरे के पूरे किंगडम में उस पर काफी तगड़ी सी बाउंड्री लगी है। और जो कोई भी उसे पकड़ कर लाएगा उसे काफी अच्छा खासा इनाम मिलने वाला है। और जो सर्वाइवर्स होते हैं वो तो वैसे भी पैसों की भूखे थे ही। और वहाँ पर ओलिविया नाम की एक रिपोर्टर आती है और कहती है, अगर तुम्हें स्टेपिंग मैन के बारे में कुछ भी पता चला तो मुझे बता देना। और वो लोग भी मान चुके थे। उसके बाद वो लोग बाउंड्री गिल में जाते हैं ताकि वो लोग स्टेपिंग मैन के बारे में पता कर सके। पर तभी उन लोगों को याद आता है कि आखिरकार जो ज़ेन है वो आखिरकार है कहाँ। वो लोग जल्दी से गली में जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेन तो वापस से एक छोटी बच्ची के साथ ही था। भाई क्या कर रहा है ये। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो स्टेपिंग मैन भी था। उसके बाद बॉन्ड्स अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पर अटैक करना शुरू करता है और हम देखते हैं कि जो ज़ेन होता है वो तो मजे में था, वो एक लड़की के साथ था और ये तो भाई एकदम निब्बी थी। इसका नाम रियाना था। उसे कैसे भी करके ज़ेन को काबू में करना था। उसके बाद वो लड़की ज़ेन के पास जाना शुरू करती है, पर वो भाई निब्बी थी, उसे कुछ भी समझना था कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। वो बोलती है, ज़ेन मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। सर्वाइवर्स का गिल्ड अब बाउंटी हंटर के गिल्ड में जाता है ताकि वो लोग स्टेपिंग मैन की बाउंटी ले सके। और जो बाउंटी हंटर्स होते हैं ये एडवेंचरर से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि बाउंटी हंटर्स का काम है किसी रियल ह्यूमन को मारना और जो एडवेंचरर होते हैं वो गॉब्लिन्स को ही मारते हैं। और बाकी के बाउंटी हंटर्स ये देखकर बिल्कुल नाराज हो चुके थे कि एडवेंचर उनके गिल्ड में आ चुके हैं और अब वो लोग उनके धंधे को बिल्कुल खराब कर लेंगे। पर इतने में वहाँ पर टियाना आती है और एक के बाद एक करके सभी को मारना शुरू करती है। और अब उन लोगों के बीच बैट लग चुकी है कि आखिरकार सबसे पहले कौन उस स्टेपिंग मैन को ढूंढ कर लाएगा, बाउंटी गिल्ड्स या फिर द सर्वाइवर का गिल्ड। वहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए बहुत से बाउंटी हंटर्स भी आते हैं, पर वो लोग एक के बाद एक करके सभी को मारना शुरू करते हैं। वहाँ पर उन लोगों को एक अजीब सा आदमी मिलता है जिसका नाम की हॉल है और उसे स्टेपिंग मैन के बारे में काफी कुछ जानकारी है। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सा टकलू सा प्रीस्ट आता है जिसका नाम की नेलग्रेव है। टकलू आदमी काफी खतरनाक था, उसके पास काफी तगड़ी सी पावर भी थी और वो सर्वाइवर्स को बोलता है कि तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते क्योंकि इसे येलो डीमन सिंड्रोम है। येलो डीमन सिंड्रोम एकदम कोरोना जैसा ही होता है, वो एकदम स्कूल को बंद करवा देता है और इसलिए ना चाहते हुए निक और बाकी लोगों को उस टकलू को सभी की सभी बातें बतानी पड़ती है। वो उसे बोलता है कि इस बंदे ने बहुत ही गलत काम कर रखे हैं और क्या पता ये स्टेपिंग मैन को भी जानता है। और जो स्टेपिंग मैन है वो काफी खतरनाक है, वो बच्चों को अपनी हवेली में जाता है और किडनैप कर देता है। और स्टेपिंग मैन का आतंक तो इस पूरे किंगडम में फैला ही था। उसके बाद वो सभी के सभी लोग वापस अपने गिल्ड में जाते हैं और अब उन लोगों ने अपने मिशन को तो कंप्लीट कर दिया था हॉल को पकड़ने के लिए और उन लोगों को इसके बदले में काफी नई चीजें मिलती है और काफी ज्यादा पैसे भी। टियाना सबसे पहले उन सभी पैसों को लेती है और उसके बाद सभी लोगों को दारू की पार्टी करवाती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, पर तभी वहाँ पर निक के पास एक अजीब सी फॉक्स गर्ल आती है और वो बोलती है कि वहाँ पर एक अजीब सी लेडी है जो कि बच्चों को टॉफी देती है। निक को याद आता है कि जो स्टेपिंग मैन है वो भी सेम इसी टेक्निक का यूज करता है बच्चों को अपनी हवेली में जाने के लिए। इतने में निक अपने सामने देखता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर तो कोई और नहीं बल्कि वही न्यूज रिपोर्टर ओलिविया थी। ओलिविया के बारे में भी काफी खतरनाक सी चीजें सुनने में आई थी कि वो छोटे छोटे बच्चों को टॉफी देती है। पर तभी बॉन्ड्स भी देखता है कि जो ओलिविया है वो काफी ज्यादा सस्पिशियस एक्टिविटी कर रही है और कुरियन को कहीं ना कहीं अब ओलिविया पर शक हो रहा था। उन सभी को लग रहा था कि जो ओलिविया है हो ना हो वही स्टेपिंग मैन है, इसीलिए सबसे पहले वो लोग उसके पास जाते हैं। इतने में ओलिविया अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का यूज करती है और वहाँ से भाग जाती है। वो तो उन लोगों के सामने से ही बिल्कुल भाग चुकी थी और क्या पता यही स्टेपिंग मैन भी हो। वही हम दूसरी तरफ ज़ेन को देखते हैं जो कि अभी भी डिप्रेशन के ढोकले खा रहा था। उसे अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक छोटी बच्ची ने उसके प्रपोजल को कैसे रिजेक्ट कर दिया, क्या वो किसी काम का नहीं। उसे वापस से वही दिन याद आता है जबकि वो जेल में था और सभी लोगों से काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और वैसे भी वो जेल में काफी बुरी हालत में था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। और जब उसे पता चलता है कि ओलिविया ही स्टेपिंग मैन है वो तो एकदम टूट चुका था और इसीलिए अब वो लड़की बाज बन चुका था। उसके बाद वो वहाँ से साइड हटता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो ज़ेन की वही छोटी सी बंदी आ चुकी है, पर इस बार वो अकेली नहीं बल्कि वहाँ पर तो उसकी मॉम भी आ चुकी है। वो काफी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि वो इस पूरे की पूरे किंगडम की
सबसे खतरनाक लेजेंडरी वन टैप प्लेयर थी। वो सिर्फ और सिर्फ वन टैप ही मारती थी, तुम नूबड़ों की तरह स्प्रे नहीं करती थी। उसके पास काफी सारे डायमंड्स भी थे और सभी लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे और उसका हेडशॉट रेट भी काफी किंगडम में काफी ज्यादा खतरनाक था और वो किंगडम की एक बहुत ही खतरनाक गिल्ड में शामिल भी थी। उसका मॉम का नाम ओडा था और उसे भी सेम यही मिशन मिला था स्टेपिंग मैन को खत्म करने के लिए। इसीलिए वो सबसे पहले निक के पास जाती है और बाकी लोगों के पास जाती है, क्योंकि अब उन सभी लोगों का एक ही मकसद है कि अब उन सभी लोगों को कैसे भी करके स्टेपिंग मैन को ढूंढना है और उसे खत्म करना है, ताकि वो लोग बहुत सारे पैसे कमा सके और फ्री फायर में उड़ा सके। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे स्टेपिंग मैन को हरा सकते हैं। वहाँ पर जो ओडा होती है उसके पास काफी सारा फाइटिंग एक्सपीरियंस होता है और जेम और बाकी लोग भी मान चुके थे उसकी हेल्प करने के लिए, पर वो लोगों को बताती है कि जो स्टेपिंग मैन है वो एक बार में ही लगभग 5 से 6 मैजिक स्पेल का यूज करता है और किसी भी नॉर्मल ह्यूमन का करना ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार उन लोगों को इस वक्त पर करना क्या चाहिए। इसीलिए ओडा उन लोगों को बोलती है कि तुम लोग मेरे अंडर काम करोगे और मैं तुम्हें लाइटनिंग मैजिक का यूज करना सिखाऊंगी, और जो कोई लोग भी एक बार में ही 5 से 6 मैजिकल स्पेल का यूज कर सकते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। उसके बाद ओडा उन बाकी लोगों को अपने पास ले जाती है और एक बढ़िया सी चीज पिलाती है। एक पोशन था जिसकी मदद से कि इनके पास लाइटनिंग मैजिक की पावर आ जाएगी और उसी के साथ इस पोशन में काफी खतरनाक सी चीजें भी थी। जब वो लोग इस चीज को पीते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हेल्दी महसूस करते हैं। उसी के साथ अब उन लोगों के पास काफी तगड़ी सी पावर भी आ चुकी थी। वहाँ पर बॉन्ड्स भी था और बाकी सर्वाइवर्स गिल्ड के मेंबर भी। उसके बाद ओडा अपनी जेब से एक अजीब सा लाइटर निकालती है और बोलती है इसे तुम अपनी मैजिकल पावर से जलाओ। सबसे पहले टियाना कोशिश करती है और बाकी लोग भी बहुत कोशिश करते हैं, पर जब आखिर में निक की बारी आती है जिसके पास यार 0 मैजिकल पावर थी, वो अचानक से पता नहीं कैसे पर उस मैजिकल लाइटर को जला देता है और अब सभी लोग निक की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। अगले दिन से ही ओडा उन सभी लोगों की प्रैक्टिस करना शुरू करा देती है, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा वीक थे और अगर उन लोगों को स्टेपिंग मैन को हराना है तो उन लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसके बाद वो उसी रात स्टेपिंग मैन को ढूंढने के लिए उसी जगह जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने पहली बार भी स्टेपिंग मैन को देखा था। वहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेपिंग मैन तो सच में एक लड़की को वहाँ से किडनैप करा है, पर तभी वहाँ पर बॉन्ड्स आता है और उसे एक लात मारता है और अचानक से वो स्टेपिंग मैन नीचे गिर चुका था। वो स्टेपिंग मैन यार काफी ज्यादा खतरनाक था। वो एक बार में ही चैन मैजिक, इल्यूजन मैजिक और इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करता, पर सभी के सभी सर्वाइवर्स गिल्ड के मेंबर अब वहाँ पर आ चुके हैं। उन लोगों ने स्टेपिंग मैन को घेर लिया है। ओलिविया क्या ये तुम हो? पर वो ऐसा कुछ भी नहीं मानती और वहाँ से भाग जाती है। कहीं ना कहीं निक को भी अब शक हो रहा था कि स्टेपिंग मैन कोई और नहीं बल्कि ओलिविया है, पर वो वहाँ से भाग चुकी थी। पर कहीं ना कहीं अपने मन में वो लोग ये भी सोच रहे थे कि आखिरकार ओलिविया के पास इतनी पावर कैसे आ सकती है। इसीलिए निक ऐसे आदमी के पास जाता है जिसे कि तीनों मैजिकल पावर के एलिमेंट के बारे में पता हो। वो सबसे पहले जेल में मिलने के लिए लियोन के पास जाता है और उसके बाद लियोन निक को बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी ऐसे बंदे को हराना है जो कि 5-6 मैजिक का यूज कर सकता है तो तुम्हें सबसे पहले उसका नाम लेना होगा जो कि उसके अंदर है, यानी कि उन्हें पता होना चाहिए कि आखिरकार रियल स्टेपिंग मैन कौन है। तभी वो स्टेपिंग मैन की पावर बिल्कुल नल हो जाएगी और उसके बाद ही वो उस पर अटैक कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग और ज्यादा कोशिश करना ट्राई करते हैं ताकि वो लोग लाइटनिंग मैजिक को सीख सके और उसी के साथ उनके पास पावर भी आ जाए, क्योंकि अगर उन लोगों ने लाइटनिंग मैजिक नहीं सीखी तो वो लोग कैसे भी करके स्टेपिंग मैन को नहीं हरा सकते, क्योंकि स्टेपिंग मैन की स्पीड तो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए वो लोग वापस से बाउंटी हंटर्स की गिल्ड पर जाते हैं ताकि वो लोग स्टेपिंग मैन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। पर तभी वहाँ पर निक पर ओलिविया अटैक कर देती है। ओलिविया तो यही सोच रही थी कि निक स्टेपिंग मैन है और निक ये सोचा था कि ओलिविया स्टेपिंग मैन है, पर उन दोनों में से ऐसा कोई भी नहीं था जो कि स्टेपिंग मैन है। पर आखिरकार स्टेपिंग मैन है कौन? और अगर उन लोगों ने जल्दी से स्टेपिंग मैन को नहीं ढूंढा तो वो लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि स्टेपिंग मैन डीमन किंग की आर्मी का एक बहुत ही खतरनाक मेंबर है। उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि स्टेपिंग मैन ने एक और बच्ची को बिल्कुल मार दिया है। उसके बाद वो लोग उसकी डेड बॉडी देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों को एक अजीब सा रेड जूल मिलता है और जो वो लड़की होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। इसके बाद जेनोस ने बताता है कि इस लड़की को येलो डीमन सिंड्रोम है और येलो डीमन सिंड्रोम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होता है और इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैजिशियन ऐसा है जो कि येलो डीमन सिंड्रोम को खत्म कर सकता है और वो हमें पता है वो कौन है, वो है टकलू प्रीस्ट। इसीलिए वो बाकी के सभी लोग टकलू प्रीस्ट के पास जाते हैं ताकि वो लोग उसे खत्म कर पाए। अचानक से निक को स्टेपिंग मैन फिर से दिखता है और निक इस बार उसका नाम लेता है, अबे टकलू क्या तू स्टेपिंग मैन है? और उसके बाद उसका मैजिक टूट जाता है। उसका मैजिक फाइनली नलीफाई हो चुका था और अब हम लोगों को पता चल चुका है कि आखिरकार रियल स्टेपिंग मैन कौन है। ये कोई और नहीं बल्कि वही टकलू सा आदमी था, पर ऐसा वो क्यों करा है? उसके बाद वो निक पर वार करना शुरू करता है। स्टेपिंग मैन के पास यार काफी तगड़ी सी पावर थी। उसके पास इस किंगडम के किंग का क्राउन था, इसका मतलब उसके पास मौत का फरमान खुद था। उसके पास डीमन किंग के लेवल की पावर थी। वो स्टेपिंग मैन निक पर अटैक करता है और निक भी उस पर लात घुसे मारना शुरू करता है, पर वो तो निक के अटैक को बड़े ही आराम से ब्लॉक कर रहा था क्योंकि उसके पास फ्यूचर देखने की पावर थी। वो निक के आते हुए हर एक अटैक को बड़े ही आराम से डॉल कर रहा था क्योंकि उसे उन सभी मूव्स के बारे में जानकारी थी जो कि निक आगे यूज करने वाला है और निक का हर एक वार उस पर बिल्कुल असफल है। वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। निक अपने प्लान बी का यूज करता है और उस पर एक जोरदार लात
जलता है। अचानक से हम देखते हैं कि वो घर तो बिल्कुल टूट चुका था जिस पर कि वो सभी लोग रह रहे थे। अचानक से हम देखते हैं कि नीचे तो उन लोगों ने उसके लिए ट्रैप सेट करके रखा है। वहाँ पर सर्वाइवर गिल्ड के हर एक मेंबर है और वहाँ पर ऊपर बॉन्ड्स भी है। वो सभी लोग वहाँ पर सीलिंग मैजिक का यूज करते हैं ताकि ये स्टेपिंग मैन यहाँ से भाग ना पाए। और अब उन सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग फाइनली इसे खत्म कर लेंगे, क्योंकि जो स्टेपिंग मैन है वो छोटे छोटे बच्चों को लालच देता है और उसके बाद अपनी गुफा में ले जाता है। उसके बाद सभी के सभी लोग स्टेपिंग मैन पर वार करना शुरू करता है, पर इतने में स्टेपिंग मैन टॉक नो जुत्सु का यूज करता है और बोलता है बहुत समय पहले मेरी भी एक बच्ची थी पर उसे येलो डीमन सिंड्रोम हो गया और इसीलिए सभी गांव वालों ने मेरी बच्ची को जिंदा जला लिया। इसीलिए मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं हर एक बच्चे को खत्म कर लूंगा येलो डीमन सिंड्रोम का यूज करके। और इसीलिए वो स्टेपिंग मैन बन गया और उसी के साथ वो सभी के सभी बच्चों को मारने लगा इस किंगडम के, ताकि वो अपना रिवेंज कंप्लीट कर पाए। और इस बात को सुनकर तो बाकी के सभी सर्वाइवर्स की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, पर कहीं ना कहीं उन लोगों को पता था कि स्टेपिंग मैन जरूर झूठ बोल रहा है, क्योंकि यार उसके पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर थी। येलो डीमन सिंड्रोम काफी खतरनाक होता है और येलो डीमन सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ डीमन किंग ही बना सकता है, क्योंकि बहुत ही पुराने समय में इस किंगडम में एक और बार येलो डीमन सिंड्रोम चल पड़ा था और ये किसी और का नहीं बल्कि डीमन किंग की देन थी। पर पुराने समय में यहाँ का हीरो आ गया और उसके बाद डीमन किंग को मार दिया, पर अचानक से डीमन किंग को किसी ने जिंदा कर लिया और वो भी अपनी ही बलि देकर। और अब डीमन किंग वापस से जिंदा हो चुका है और अब जो वो टकलू प्रीस्ट है वो कहीं ना कहीं अच्छा बन चुका था। वो बोलता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करने वाला और वो यहाँ तक ये भी कह देता है कि अब मैं निक की गिल्ड में आने वाला हूँ। पर इतने में हम देखते हैं कि उस टकलू पर पीछे से कोई वार करता है और यहाँ पर डीमन किंग का सेनापति खुद वहाँ पर आ चुका है। वो टकलू को तो मार देता है, उसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक था, उसके पास काफी तरह तरह की पावर्स भी थी। उसके बाद वो एक के बाद एक करके हर एक सर्वाइवर गिल्ड पर मारना शुरू करता है। वो सबसे पहले टियाना को मारता है, ओलिविया को भी खत्म करता है और उसके बाद ओलिविया उसे लड़ने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी। और जैसे कि हमें पता है जो ज़ेन है उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, वो एक के बाद एक करके अपने मैजिकल पावर से हर एक मेंबर को मारना शुरू करता है। और अब सर्वाइवर गिल्ड के सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर बच चुके थे, वो था निक और ज़ेन। इसीलिए वो लोग स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स का यूज करते हैं और एक दूसरे में मर्ज हो चुके थे और अब उन लोगों की पावर काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उन लोगों का फ्यूजन रूप काफी खतरनाक हो चुका था। पर इतने में डीमन किंग का सेनापति ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करता है और उसे बिल्कुल जकड़ लेता है और अगर ज्यादा देर तक ओलिविया ऐसी रही तो वो मारी जाएगी। इसीलिए निक और ज़ेन डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके अपने ऑरा को ज्यादा करना पड़ेगा ताकि वो डीमन किंग के सेनापति को खत्म कर पाए। पर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर ओलिविया भी ट्रैप से बाहर आ चुकी है और उसके बाद वो सभी के सभी लोग मिलजुल कर उस पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर वो लोग फिर भी उसे हरा नहीं पाते। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं उसे खत्म करने की, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता और इसीलिए डीमन किंग का सेनापति वहाँ से निकल जाता है ताकि वो डीमन किंग को ये संदेश भेज सके और बोल सके कि इस वर्ल्ड में एक नया हीरो रीइंकार्नेट हो चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि निक होने वाला है। हम देखते हैं कि जो वो टकलू प्रीस्ट होता है वो अब मारा जा चुका है क्योंकि उसे डीमन किंग के सेनापति ने मार दिया है। उसके बाद वो बाकी के सभी लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। उन लोगों को काफी तगड़ी सी बाउंटी मिलती है, पर अभी भी वो लोग संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्हें कैसे भी करके अब डीमन किंग को खत्म करना है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जब तक डीमन किंग जिंदा है तब तक इस किंगडम पर खतरा बना रहेगा, क्योंकि डीमन किंग के पास काफी तगड़ी सी पावर है। और जब पिछली बार डीमन किंग यहाँ पर आया था तो उसने हर एक मेंबर को खत्म कर लिया था। और उसके बाद हम निक का पास देखते हैं। निक बहुत ही छोटा था और वो काफी ज्यादा वीक था, उसे तो फ्री फायर खेलना भी ढंग से नहीं आता था और जिस किसी भी डंजन में जाता था वो हमेशा ही वहाँ से पिट कराता था। पर एक दिन उसने बहुत कोशिश की और फाइनली थोड़ा बहुत पावरफुल तो बन चुका है। पर अब निक वापस से डिप्रेशन में आ चुका है क्योंकि वो उतना ज्यादा ताकतवर नहीं जितना वो बना जाता था। और उसके बाद हम एगेट को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। वो सभी सर्वाइवर्स वापस से गिल्ड में आते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि अब डीमन किंग वापस आ चुका है और सभी लोग काफी ज्यादा दुखी थे क्योंकि उन लोगों को पता है चाहे वो जितनी भी प्रैक्टिस कर ले कि वो डीमन किंग को नहीं हरा सकते, क्योंकि डीमन किंग के पास यार काफी तगड़ी सी पावर होती है। वो लोग इतने ज्यादा दुखी थे कि वो लोग डीमन किंग को हराने के लिए कोई प्रैक्टिस भी नहीं करते। उन लोगों ने बिल्कुल उम्मीदें छोड़ ली थी क्योंकि वो लोग डीमन किंग को नहीं हरा सकते। इसलिए कुरियन डिसाइड करती है कि वो सर्वाइवर्स गिल्ड को छोड़ लेगी। उनके पास कोई भी उम्मीदें नहीं बची है कि वो लोग डीमन किंग को हरा पाए। इसीलिए गिल्ड मास्टर उन सभी लोगों को एक नया मिशन देते हैं। उन लोगों को कैसे भी करके किंग का ज्वेल ढूंढना है और उसके बाद ही वो लोग डीमन किंग को हरा सकते हैं। उन सभी लोगों को एक बहुत ही खतरनाक माउंटेन डंजन में जाना है और वहाँ से एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड को लाना है और उसकी वजह से वो डीमन किंग को हरा सकते हैं। और उसके बाद एक ऐसी स्वॉर्ड जनरेट होगी जो कि डीमन किंग का खात्मा कर सकती है। और अब वो सभी लोग काफी एक्साइटेड हो चुके थे क्योंकि अब उन लोगों को फाइनली कुछ ऐसा मिल चुका है जिससे कि वो लोग डीमन किंग को खत्म कर सकते हैं और अपने इस किंगडम को बचा सकते हैं।
इसीलिए अब वो लोग एक नई जर्नी पर जाएंगे द न्यू स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए, ताकि वो सभी लोग मिलकर डीमन किंग को खत्म कर पाए। और अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपनी न्यू जर्नी पर निकल चुके हैं द न्यू स्वॉर्ड ढूंढने के लिए, द हॉली स्वॉर्ड। तो गाइज आई होप कि तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आई तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और कमेंट्स तो जरूर करना, इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर तुम नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए बाय।